उससे पहले तैयार है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे दो खास मेहमान। स्वागत कीजिए विकास सेठी साहब का, राजेश पालिया साहब का। पालिया साहब सुप्रभात, शुरुआत आज आप करेंगे, बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी जुबिलेंट इंग्रेविया। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 4 महीने का कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अब एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे मंथली सेटअप पे भी बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अब रिकवरी में अपने 50 to 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, हमें लगता है कि अब ये लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक को वापस से यहाँ पे एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। यह स्टॉक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 515 रुपए से 530 तक के। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करंट लेवल से 405 रुपए के आसपास। जुबिलेंट इंग्रेविया बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। जुबिलेंट इंग्रेविया ये है वो स्टॉक जो पसंद है राजेश पालिया साहब को लॉन्ग टर्म पिक के लिए। आज से 405 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 515 से लेकर 530 के 9 से 12 महीनों के लिए आज से ये लॉन्ग टर्म पिक आपके लिए आती है। सेठी साहब सुप्रभात, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं आपको क्या पसंद है लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक को कई बार मैंने रिकमेंड किया हुआ है नेशनल लेवल्स पे। स्टॉक का नाम है कैरिसल। इनका कैरिसल नाम का ब्रांड है जो कि क्वार्ट्ज किचन सिंक बनाती है कंपनी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। फिर एक जर्मनी की कंपनी के साथ इनका टेक्निकल टाई अप है और उस कंपनी ने इसकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया हुआ है और दुनिया भर में 4 ही कंपनियां हैं जिनको ये लाइसेंस दिया हुआ है, तो उनमें से वन ऑफ देम इज कैरिसल। बाकी और कई सारे किचन अप्लायंसेस जैसे हॉब्स है, कुकटॉप्स, अवन्स, डिशवॉशर, ये सब भी बनाती है। फिर आइकिया के साथ इनका स्ट्रेटेजिक टाई अप है और आइकिया के सब स्टोर्स में वर्ल्ड वाइड इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 80% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है। फिर कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया तो उसका भी फायदा दिखना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 19.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 25%, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.54 है और बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। इसमें भी कई सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स मार्केट के जिनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, वो निवेशित है इसमें। मुझे लगता है ये स्टॉक हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी चाल दिखाई है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आज से यहां से भी अच्छा लगता है। खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 800 रुपीज इन द नेक्स्ट 9। ओके, 800 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए। आज से कैरिसल ये है एक किचन अप्लायंस वाली कंपनी जहां पर सेठी साहब को बढ़िया मजबूती नजर आती है। एक और किचन अप्लायंस वाली कंपनी स्टोव क्राफ्ट भी सेठी साहब को पसंद है। जैन साहब का है, जैन साहब है, जरा जैन साहब को देखिए। जैन साहब बताएं सर कौन कौन सी और कंपनियां हैं ये किचन अप्लायंस वाली जो सेठी साहब को पसंद है। एक स्टोव क्राफ्ट भी है, वो मैंने बोल दिया। हाँ, टीटी के प्रेस्टीज भी है, टीटी के हॉकिंस भी है, सारे कुकर बनाने वाली कंपनी। गांधीवती बटरफ्लाई, कैरिसिल तो ये एक्रिसिल जिनकी पहले पुराना नाम हुआ करता था और वो जो होता है और गांधीवती बटरफ्लाई होंगे सर, और गांधीवती बटरफ्लाई और एडिबल ऑयल्स बनाने वाली कोई कंपनियां आपको वो ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि एक बार बीसीएल इंडस्ट्रीज भी इन्होंने दिया था, सो यही है सर। हाँ, अच्छा, गांधीवती बटरफ्लाई पसंद है। गांधीवती बटरफ्लाई आजकल देना कम कर दिया, बहुत पहले दिया था इन्होंने। अच्छा, ओके, हो सकता है सेठी साहब ने इस्तेमाल करने के बाद देखा हो कि प्रोडक्ट जिसके ज्यादा बेहतर है, हाँ, वही रिकमेंड करें। देखो अच्छी ये ग्राउंड लेवल वाली रिसर्च बहुत काम आती है जब आप स्टॉक रिकमेंड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सेठी साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर कैरिसल 800 रुपए के टारगेट के लिए या खरीदारी करने की राय। आइए 10 की कमाई के कुछ और बेहतरीन शेयर लिया जाए। जरा जय से पूछ लिया जाए उनकी पसंद का शेयर। जय बताइए 10 की कमाई का शेयर। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी एरिस लाइफ साइंस ये 10 की कमाई में मैंने चूज किया अनिल जी। 657 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे अनिल जी 2 टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी 690, सेकेंड टारगेट वुड बी 710। जो 690 और 710 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे एरिस लाइफ साइंस।
एक बढ़िया जी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से यहाँ पे ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिल रहा है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म इंडिकेटर्स में बहुत ही एक अच्छा बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, और ये पैटर्न जनरली एनर्जी जब भी बनता है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा एनर्जी बनता है, बिकॉज नेकलाइन के नीचे अगर आप देखें इसका अगर सपोर्ट निकल कर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 645, सो विद दैट एज अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 645 की इसको खरीदे, सो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एरिस में आते हुए बन रहा है। 645 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। एक फार्मा कंपनी जय के रेडार पर आ रहा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर थोड़ा एक्शन भी जय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसी मूव आएगी। बाय द वे रोक नहीं सकते हैं इस स्टॉक को, और वो है आपके लिए टाटा कॉम। थोड़ा सुस्त था आज सुबह, बट अब मोमेंटम पिकअप करते हुए दिख रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा है जबरदस्त तेजी ऑलरेडी आगे और कई बार चर्चा में भी रहा, आज फिर से आपको मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स भी फ्राइडे को थोड़ा सुस्त है मक्वारी के डाउनग्रेड के बाद, बट आज इंश्योरेंस डेटा जो आया है उसके सामने देखिए आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ, इन दोनों पर आपको वापस खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो वापस मोमेंटम में आपको कुछ काउंटर्स दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। जय ने बात करी एरिस लाइफ की, इप्का लैब्स पर भी थोड़ा मोमेंटम है। एक बार जरा हिमांशु जी से चार्ट पर राय लेना चाहूंगा। हिमांशु जी, इप्का लैब्स भी जरा देखे सर, थोड़ा पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, कोई व्यू चार्ट पर? दीप, शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक बड़ी गिरावट के बाद एक रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है या लोअर लेवल्स पे खरीदा है तो बने रहें 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 780 से 800 रुपए तक की अपसाइड नियर टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। हालांकि बहुत फ्रेश खरीदारी के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक चार्ट सेटअप नहीं है, तो सिर्फ जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो यहाँ पर फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए इप्का, थोड़ा आज फार्मा काउंटर्स में रखिएगा नजर, यहाँ पर मूवमेंट आपको इंटरेस्टिंग होते हुए दिख सकता है, और इप्का में मूव भी आ रहा है। मूव थोड़ा गिरावट की तरफ आ रहा है। टाइटन में आज सुबह से थोड़ा टाइटन कमजोर दिख रहा है, एक बार इसके चार्ट पर भी राय लेनी थी। बंसल जी थोड़ी देर पहले रेडार पर भी आया था, टाइटन जरा देखें आज सुबह से वीक है। ओके माफ कीजिए, बंसल जी आज 10 बजे जाने वाले थे, तो कुणाल जी है, कुणाल जी से ले लेता हूँ। कुणाल जी काम करेंगे, उन्होंने ऑब्जेक्शन एक भी बार नहीं लिया। बंसल जी ने बोला 10 बजे जाऊंगा, तो उनको बोला नहीं कि मत जाओ। मत जाओ, करेंगे खुद, करो कुणाल जी काम करो। अनिल जी, जब बंसल जी होते हैं अनिल जी, काम तभी भी मैं ही करता हूँ अनिल जी, इस बात पर कृपया ध्यान दीजिएगा। घर पे उनके अनिल जी, अब अनिल जी नहीं अनिल जी, घर का काम तो करके आते हैं अनिल जी, इतना भी अनिल जी उनको आप ऐसा ना सोचें कि काम नहीं करते हैं, घर पे तो बिल्कुल काम करते हैं। यहाँ आकर अनिल जी सारा काम मेरे कंधों पर लाद देते हैं। वेरी नाइस जी सर, बताएं। अनिल जी, अब ये टाइटन की बात कर रहे थे, तो टाइटन में करेक्शन आता हुआ दिख रहा है 2-4 सत्रों से, लेकिन ट्रेंड बहुत ही सॉलिड ट्रेंड है। एक पैटर्न बना हुआ है इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, विशाल का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो मुझे लगता है टाइटन का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। नीचे के लेवल्स पर मिलता है तो बिल्कुल खरीद करके चलना चाहिए। 2800 के करीब मिल जाए तो उन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय हो। ओके, तो यह आपके लिए टाइटन 2800 के करीब आपके लिए फ्रेश खरीदारी की राय बनती है इस काउंटर पर। फिलहाल थोड़ा अवॉइड करिए, बट सुबह से थोड़ा कमजोर ये काउंटर दिख रहा है। देखते हैं अगर आज कुछ वन ऑफ है जिसकी वजह से कमजोरी आई है, कुछ और वजह भी है, बट थोड़ी वीकनेस आज टाइटन में आपको दिख रही है। बट बढ़िया मूव इजी ट्रिप प्लानर्स में आ रही है, इसको रखिए रेडार पर। 6.5% ऊपर, आई थिंक इन्होंने रिसेंटली कुछ करार भी करा है, तो आई डोंट नो उसकी वजह से एक्शन आया या क्या हुआ है, बट इजी ट्रिप में आपको एक जबरदस्त उछाल आते हुए दिखा है। एक बार जरा इस पर राय भी ले लेते हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स जिस तरह से स्टॉक मूव भी कर रहा है, काफी अच्छे मोमेंटम में इस समय दिख रहा है। हिमांशु जी देखेंगे सर, इजी ट्रिप प्लानर्स का चार्ट 6.5% ऊपर है, 46 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। दीप, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और आज के सेशन में उस सपोर्ट से एक खरीदारी देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि ओवरऑल चार्ट सेटअप, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है, इवन फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 42 रुपए 90 पैसे के आसपास का, जो कि क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 50 से 52 रुपए तक का एक पोजिशनली अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो सेटअप पॉजिटिव है, यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, इजी माई ट्रिप, ये पहुंच सकता है आपके लिए 50 रुपए तक। अच्छी मजबूती, यहां से भी 10% की और देख सकते हैं, ऐसा मानना है आपके लिए हिमांशु जी का। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक्स का वक्त है, और जुबिलेंट इंग्रेविया ये था
लॉन्ग टर्म पिक राजेश जी की तरफ से। राजेश जी बताएं सर पोजिशनल पिक। अनिल जी पोजिशनल पिक रहेगी सेंचुरी प्लाई। स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली सेटअप पे, वीकली सेटअप पे। स्टॉक में अभी पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे प्राइस में आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इसके हम प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 670 से 680 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 565 के आसपास। तो सेंचुरी प्लाई बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में। सेंचुरी प्लाई खरीदने की राय 670 680 के टारगेट के लिए, और ये आपके लिए बढ़िया मौका ले रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर 565 के स्टॉप लॉस के साथ। आइए वागले साहब एक पिक दे रहे हैं बिगुल उनके लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, भारतीय एयरटेल में मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 844 844.50 का करंट भाव है। भारतीय एयरटेल को बाय करना है यहां पर 844 842 ये रेंज में। 835 835 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 870 तक ये मोमेंटम में जा सकता है। 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम। मुझे लगता है ये कल तक 870 875 तक भी जा सकता है। 870 875 तक जाने की तैयारी में है आज और कल में भारतीय एयरटेल में दिख रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ये राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है और पोजिशनल पिक सेठी साहब भी देंगे। कैरेसिल लॉन्ग टर्म पिक 800 के सेठी साहब आपको पता है जब आपने कैरेसिल दी तो कैरेसिल के साथ साथ कौन सा और स्टॉक चला? स्टॉक क्राफ्ट। हाँ क्रिसिल। क्रिसिल मतलब गजब की अंग्रेजी है लोगों की एकदम। कैरेसिल मतलब पक्का किसी ने कैरेसिल को क्रिसिल समझा। जी जैन साहब। हाँ ये हुआ है हमारे ऑफिस में भी हुआ है अनिल जी एक बार। अच्छा। कैरिसिल बोला और क्रिसिल सुन लिया। अच्छा। बट गजब आपने गजब ढूंढा, ये गजब था मतलब। अरे हाँ ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो स्टॉक ही था सर। तो कैरेसिल बोल के क्रिसिल चल पड़ा है। देखो वाह, ये है सेठी साहब का कमाल। जो बोले वो तो चल ही रहा है, जो नहीं बोले वो भी चल रहा है एक्चुअली। जी सेठी साहब बताएं सर पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजीशनल पिक है रेलवे स्टॉक है। स्टॉक का नाम है राइट्स, जो अभी 375 376 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। मैंने कई सारे रेलवे स्टॉक्स इन दिनों रेकमेंड किए हैं। हाल ही में लास्ट वीक एचबीएल पावर रेकमेंड किया 125-26 पे, वो आज 143 पे है। फिर आपके राइट्स के जैसे ही एयरकॉन इंटरनेशनल, फिर आपके जुपिटर वैगन्स 85-90 रुपए के लेवल से रेकमेंड करता हूं, अभी 132-33 हो गए। बाकी राइट्स भी एक जबरदस्त कंपनी है। ये कंपनी एक पीएसयू स्टॉक है जो कि मेनली कंसल्टेंसी सर्विसेज और टर्नकी प्रोजेक्ट्स करती है रेलवेज के लिए। इसके अलावा मेट्रो है, हाईवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, इन सब सेक्टर्स में भी काम करती है। फिर कई सारे प्राइवेट कंपनीज भी इनके क्लाइंट लिस्ट में देखे जा रहे हैं, जैसे आपके टाटा स्टील, सेल, एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर हो गया, बीपीसीएल, एम्स, इन सब के लिए काम करती है। 55 से ज्यादा देशों में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं और रेलवे सेक्टर पे बहुत बुलिश हूं। हमने देखा पिछले कुछ महीनों में, या आप 6 महीने से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट अभी भी कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके का रेलवे का सरकार का फोकस है, तो रेलवे और डिफेंस दोनों ही सेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं और ये कंपनी भी मुझे लगता है यहां से भी बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में दिखाएगी। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 5%। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे देखेंगे तो 15 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता है। फिर बाकी आपके रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, क्लोज टू 20% के रिटर्न ऑन इक्विटी है। और एफआईएसडीएच भी बुलिश लगते हैं, 20% हिस्सेदारी है, जिनमें निपॉन है, एलआईसी है। तो ऑल इन ऑल एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। और पोजिशनल टारगेट है इसमें 430 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 350 रुपए का। ओके 350 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ये राय आपके लिए। राइट्स लिमिटेड रेलवे की यह कंपनी जो दे सकती है आपको बढ़िया निवेश का मौका। शॉर्ट टर्म पिक्स भी थोड़ी देर में आपसे लेंगे और थोड़ी देर में एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च भी आपके लिए आने की तैयारी में। उससे पहले वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। देश के दिग्गज और सबसे प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सीआईओ महेश पाटिल सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करते हैं। यानी कि आपके पास में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है मैनेजमेंट करने के लिए। 2005 से आप आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के साथ हैं
और कई सारे फंड्स हैं इस जो आप एक्टिवली भी मैनेज करते हैं और सीआईओ के तौर पर तो सारे फंड्स आपको देखने ही होते हैं। सर ने एमएमएस किया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई से और उसके साथ ही साथ बैचलर्स की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और उसके बाद से फंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। बाजार लाइफ टाइम हाई के आसपास है, मजबूती के साथ अब तक कारोबार कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर मजबूती के साथ शुरू हुआ है। आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है भारतीय बाजारों पर, आप कैसे देख रहे हैं? वैल्यूएशंस रीजनेबल है, महंगे हैं या अभी भी अपसाइड है, सस्ते हैं? मैं सर शायद आपका ऑडियो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, शायद म्यूट है, एक बार जरा सा चेक करें प्लीज। जी सर, अब सुन पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। सो मार्केट लास्ट 2 मंथ से मार्केट्स में काफी अच्छी एक चढ़ाव आया है मार्केट में और ओवरऑल आई थिंक एक तो डोमेस्टिक जो ग्रोथ है राइट, वहां पे अभी जो नंबर्स है रिसेंटली जीडीपी नंबर्स वो भी काफी स्ट्रांग थे। तो हमें दिख रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी हद तक सही ट्रैक पे चल रही है। हालांकि ग्लोबल ग्रोथ का कंसर्न अभी भी मंडरा रहा है कि यूएस में रिसेशन कभी आएगा, और वहां पे भी हमें दिख रहा है कि यूएस इकोनॉमी जो है वो अभी भी अंडरलाइंग इकोनॉमी काफी ठीक है और रिसेशन की जो बात चल रही है वो शायद आपको और 1-2 क्वार्टर बाद हो सकता है नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईयर फर्स्ट क्वार्टर में। सो यहां से अभी मार्केट जो चला है, एक तो एफआईएस की बाइंग अच्छी मात्रा में हुई है लास्ट 2 महीने में। एफआईएस जो साल की शुरुआत में इंडिया से पैसा बाहर निकाल के चाइना और बाकी मार्केट्स में डाल रहे थे, एशियन मार्केट्स में, वो अभी वापस इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफी मजबूत है और इंडिया का जो वैल्यूएशन जो महंगा हो गया था रिलेटिवली कंपेयर टू अदर मार्केट्स वो काफी अभी नैरो डाउन हुआ है। तो उसके कारण भी मार्केट को एक तरह से बॉयंसी मिली है। बट अभी यहाँ पे इस लेवल पे, जैसे आपने ठीक बात की, मार्केट अभी वापस पीक टाइम पे आया है, लेकिन जो अर्लियर पीक हुआ था मार्केट का वो लगभग 18 महीने हुआ था, अक्टूबर 21 में हुआ था। सो वहां से अभी तभी मार्केट काफी एक्सपेंसिव था पी मल्टीपल पे। अभी उस दौरान मार्केट में जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंपनीज की, जो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है वो लगभग 25 और 27% से ग्रो हुई है। सो वैल्यूएशंस अभी मार्केट्स के देखे जाए तो लॉन्ग टर्म जो एवरेज है 10 ईयर का जो एवरेज है उसके आसपास ही है, थोड़ा उससे ऊपर होगा वैल्यूएशंस। सो मार्केट अभी कुछ सस्ता भी नहीं है, ज्यादा एकदम महंगा भी नहीं है, परफेक्टली प्राइस ऐसा लग रहा है। तो यहां से अगर मार्केट की अगर रिटर्न्स देखें तो जो कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसके अंडरलाइंग ग्रोथ के हिसाब से मार्केट में रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। और अगर कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो अभी जो FY23 ईयर खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, सो वहां पे ग्रोथ लगभग 15% थी और काफी सेक्टर्स में उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें बैंकिंग सेक्टर एक प्रमुख सेक्टर था जहां पे अच्छी ग्रोथ थी। आगे जाते हुए ये FY24 फाइनेंशियल ईयर में हमें इनिशियली पहले डर लग रहा था कि कुछ अर्निंग्स डाउनग्रेड होगी बिकॉज ग्रोथ की कंसर्न थी ग्लोबल ग्रोथ की, बट ज्यादा डाउनग्रेड्स कुछ आए नहीं है। हमें अभी भी FY24 में भी अर्निंग्स ग्रोथ है निफ्टी की वो लगभग 13% तक दिख रही है और ये ग्रोथ को ड्राइव करेंगे सेक्टर जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, FMCG सेक्टर है जहां पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सो आई थिंक ये सब मद्देनजर रखते हुए लगता है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। यहाँ से आपको रीजनेबल रिटर्न्स मिलेंगे मार्केट में। हालांकि नियर टर्म में आई थिंक ग्लोबल जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में भी रैली हुई है बट वहां पे अभी भी कंसर्न है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक स्लो डाउन का कितना इम्पैक्ट होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो शॉर्ट टर्म में शायद कुछ करेक्शन ग्लोबल आ सकती है, उसके कारण यहाँ पे माइल्ड करेक्शन आ सकती है, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी तो अच्छी है। और एक पॉजिटिव है कि ऑयल प्राइसेस क्योंकि जो 2 महीने पहले काफी ऊपर आए थे वो वापस नीचे आए हैं और लग नहीं रहा है कि ओवरऑल कमोडिटी जो प्राइसेस है वो काफी नीचे है और इंडिया एक इंपोर्टर ऑफ कमोडिटी है, राइट? तो उसका बेनिफिट भी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज को मिल सकता है।
तो चलिए, ओवरऑल व्यू काफी अच्छा है, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है, इतने बढ़ने के बाद कोई खास ऐसा नहीं जिससे डर लगे। सर, अमेरिका पर और ग्लोबल मार्केट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल से फेड की बैठक भी शुरू होगी, ब्याज दरों पर पॉज होने की बातें भी कही जा रही है। कैसे देख रहे हैं वहां के बाजारों को और वहां का हम पर क्या असर रहेगा? यूएस की जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी भी ठीक है, हालांकि कुछ पॉकेट्स में स्लो डाउन हो रही है। और इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट है फेड का, जो लेके आ 2% तक, हालांकि इन्फ्लेशन अभी काफी नीचे आ रहा है, बट उसको 2% तक लाने के लिए शायद उनको और एक रेट हाइक करनी पड़ेगी। और हम हमारी ये व्यू है कि मार्केट हालांकि एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे रेट कट्स चालू होंगे इस कैलेंडर ईयर के एंड तक, बट हमें लग रहा है कि एक रेट हाइक के बाद शायद पॉज होगा, और पॉज शायद लंबे अरसा तक रहेगा जब तक इन्फ्लेशन जो है कन्विंसिंगली 2% के आसपास ना आ जाए। और इसके कारण जो टाइटनिंग हो रही है और चल रही है, हालांकि आपने देखा होगा कि इवन यूरोपियन और जापान ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे। तो थोड़ी आई थिंक जैसे जैसे हम ये साल के एंड तक जाएंगे कैलेंडर ईयर और थर्ड क्वार्टर ऑफ और फोर्थ क्वार्टर इस कैलेंडर, वहां पे हमें वो स्लोडाउन का इम्पैक्ट आएगा, और तभी शायद मार्केट में वोलेटिलिटी वापस बढ़ सकती है। अभी मार्केट काफी बिनाइन है, अभी विक्स इंडेक्स देखोगे तो काफी नीचे है, बट आई थिंक ईयर एंड में शायद वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, और तभी ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आने की संभावना है, और इंडिया में भी उसका थोड़ा बहुत असर तो अपने को देखना मिलेगा। ओके, तो यह आपके लिए अमेरिका का हाल पूरा का पूरा, जहां पर फेड की मीटिंग भी होने की तैयारी में। कंपनी की कमाई की आपने बात कहा कि कमाई अभी तक ठीक है, लेकिन जो एक स्पेस जहां पर सबसे मजबूत कमाई आ रही है वो बैंक्स और एनबीएफसी है, साथ ही दूसरे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, वहां पर क्या व्यू बन रहा है सर? क्या इसी तरह की कमाई जारी रहेगी, और क्या इस सेक्टर पर, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर अभी भी बुलिश रहना चाहिए? कि जो रेट्स, पॉलिसी रेट्स, हमें लग रहा है कि वो यहाँ पे पॉज लेंगी, और धीरे धीरे उसका जो ट्रांसमिशन है रेट इंक्रीज का इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बैंक्स को हमने देखा कि जैसे रेट्स इंक्रीज हो रहे थे तो बैंक्स को पहला मुनाफा, उसका बेनिफिट मिला, उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ गई, हालांकि क्योंकि बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स है वो इमीडिएटली बढ़ जाते हैं, बिकॉज अभी बैंक्स के रेट्स जो रिवर्स रिपो रेट है उसके साथ काफी हद तक लिंक्ड है, और डिपॉजिट कॉस्ट अभी धीरे से बढ़ रही है। आगे ये साल में लग रहा है कि बैंक्स में जैसे डिपॉजिट बिकॉज कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई है, हालांकि बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो ये साल में थोड़ा सी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसके बावजूद बैंक्स में हमें डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है, क्रेडिट ग्रोथ अराउंड 13% के आसपास रह सकती है। बट एनबीएफसी सेक्टर है उसको ये साल में शायद बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, बिकॉज लास्ट ईयर में जो रेट इंक्रीज हुई थी उसके कारण उनको नुकसान हुआ था नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स तेजी से बढ़ती है और उनके जो लेंडिंग रेट्स है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। तो ये साल में उनके रेट्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेंडिंग रेट्स, और वहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सो एनबीएफसी सेक्टर आपने देखा होगा कि अभी लास्ट कुछ महीनों से अभी बैंक्स के मुकाबले अभी अच्छा कर रहा है। हमें लग रहा है कि सिलेक्ट एनबीएफसी जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है और जहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी की कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं है, वहां पे आपको शायद बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे बैंक्स के मुकाबले में। इसके अलावा और कहां आपको दिखते हैं मौके निवेश के, कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है सर? इसके अलावा आई थिंक प्राइमरीली जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है, आई थिंक वहां पे हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज डोमेस्टिक ग्रोथ पे हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हालांकि ग्लोबल ग्रोथ में हमें लग रहा है कि वहां पे कुछ इम्पैक्ट होगा, इसलिए एक्सपोर्टर्स है और जो ग्लोबल सेक्टर के साथ लिंक है वहां पे हमें थोड़ा कॉशियस है। और डोमेस्टिक सेक्टर में लिंक ग्रोथ जैसे कि सेक्टर्स हुआ कि कंज्यूमर सेक्टर है, वहां पे हालांकि अभी भी थोड़ी रिकवरी स्लो है, और मॉनसून एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि कैसा गुजर है। हालांकि मॉनसून अभी थोड़ा डिले है, बट ये साल हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस रूरल इंडिया पे रहेगा, इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर में, तो उनको रूरल इकोनॉमी को काफी बेहतर रखना पड़ेगा। सो उस कारण से आई थिंक कंजम्पशन सेक्टर में ठीक लग रहा है। और उसके अलावा बाकी सेक्टर जैसे रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, यहाँ पे भी अभी भी डिमांड काफी स्ट्रांग है,
हालांकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, बट अभी भी जो अंडरलाइंग डिमांड है काफी मजबूत है। सिस्टम में इन्वेंट्री लेवल है वो काफी हद तक नीचे आ गई है, और काफी लंबे अरसे के साइकिल के बाद ये रियल एस्टेट साइकिल उभरा है। ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद अभी लास्ट 1-2 साल से सेक्टर में भी तेजी आ रही है, तो वो काफी टाइम तक बरकरार रह सकती है यहाँ पे। उसके अलावा आई थिंक डोमेस्टिक में जो कैपेक्स साइकिल रिलेटेड स्टोरी है, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जो स्टॉक्स है, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड सेक्टर, वहां भी हमें पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए निवेश के बेहतरीन मौके आते हुए आपके लिए महेश पाटिल सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, साथ ही हमारे दर्शकों को बाजार के प्रति अपना डायरेक्शन भी बताया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। 18,600 पर फिर से आते हुए निफ्टी पर हम और 44,000 के ऊपर टिकते हुए बैंक निफ्टी पर हम, लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे सारे एक्सपर्ट्स को देना है। अच्छा, बहुत मुश्किल सवाल है। ये कौन सा सवाल है? पिज्जा पसंद है या बर्गर? क्योंकि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं ट्रीट। अच्छा, पिज्जा की ट्रीट चाहिए या बर्गर की? जवाब तैयार रखिए, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द आ रहा हूं। पिज्जा वर्सेस बर्गर, क्या है आपको पसंद? अगर आपको ट्रीट चाहिए तो किसकी चाहिए, जरा जान लिया जाए। इधर स्टूडियो में मेरे साथ दीप है और आशीष भी है। खाने पीने के नाम से आशीष भी आ गई स्टूडियो में ब्रेक के दौरान, और बाकी सारे। अच्छा, पिज्जा किस किस को पसंद है? पहले पिज्जा वाला हाथ खड़ा करें। पिज्जा के बाद जैन साहब, सेठी साहब, पालिया साहब, जय, हिमांशु, कुणाल जी, सभी है। अच्छा, और बर्गर वागले साहब अकेले बच्चे हो? जय भी है। नहीं, कुणाल जी आप तो रहने दो, आपको तो आपको पसंद है जो दूसरा के कोई खिलाए। दोनों में हाथ खड़े कर दिए। वो कुणाल जी को मौका मिलना चाहिए। दोनों पसंद है भाई साहब। जय का तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जय बोलेंगे, जय तो सिंपल बोलेंगे, जब तक वो पिज्जा बनने में टाइम बहुत लगता है, जब तक पिज्जा बन कर आए तब तक बर्गर दे दीजिए। जी जय, बताइए। जी अनिल जी, क्या बात है अनिल जी, आपने तो मेरी ये चीज को पकड़ ही लिया, कैसे पता नहीं। अनिल जी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है अनिल जी, पिज्जा बर्गर अनिल जी कुछ भी खाने जाओ तो उसको अगर टाइम लगने वाला होता है तो मैं बोलता हूँ कि पहले ये लेके आओ तब तक। और अनिल जी पिज्जा के साथ अनिल जी कॉम्बो भी अच्छे आते हैं। अच्छा, साथ में कैसे? तो कॉम्बो भी अनिल जी आप मंगवा सकते हैं ट्रीट में अनिल जी, वो ऑफर्स काफी होते हैं अनिल जी। क्या तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी हो जाती है, या तो कोई अच्छी डेजर्ट अनिल जी आती है, केक होती है, आइसक्रीम होती है अनिल जी, कॉम्बो अच्छे होते हैं। और जब इतना सारा आप मंगा रहे तो कॉम्बो बहुत बढ़िया निकलेंगे। चलिए बढ़िया। अच्छा, जैन साहब भी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी जैन साहब। नहीं, आपने गजब की बात बोली अनिल जी। कई बार जैसे डोसा बन रहा होता है ना, तब तक बोले इडली तो ले आओ और सांभर वड़ा ले आओ, डोसा बनता रहेगा। तो ये वही वाली बात हो गई आपकी। ये पिज्जा और बर्गर की जंग चल रही है। ये जंग क्यों चल रही है, किसने शुरू की, कैसी रिपोर्ट्स आ रही? तो जेपी मॉर्गन नाम की एक दिग्गज एफआई है, उनकी तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसकी सारी डिटेल्स लेकर तैयार हैं आशीष। अब आप सोचेंगे कि बात तो मैंने की थी, ट्रीट मिल रही है और इधर रिसर्च परोस रहे हैं आप बर्गर और पिज्जा के बजाय। तो ये जो ट्रीट देने का काम है वो जेपी मॉर्गन करेगा, ऐसा आशीष ने मुझे वादा किया था। जी आशीष बताइए। सर इन्हें ट्रीट देनी ही पड़ेगी क्योंकि कह रहे हैं कि मांग कम है। हाँ, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मांग लगातार गिरती जा रही है। और एक और नेगेटिव बात है कि रिकवरी के संकेत पूरे क्यूएसआर स्पेस में कम नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो चौथी तिमाही में जो प्रदर्शन देखने को मिला था, मार्जिन में गिरावट थी हल्की फुल्की, ये मान रहे हैं कि यहां से रिकवरी आने में काफी समय देखने को मिल सकता है। और जो स्टॉक्स हैं काफी रनअप यहां पर देखने को मिला, कितने भाग चुके आगे जानेंगे। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही है कि बर्गर और चिकन के मुकाबले अगर आप देखें तो पिज्जा का अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी आपने जब पूछा तो अधिकतर लोगों ने पिज्जा के लिए अपना हाथ उठाया। अलग रीजन है, उससे मत कनेक्शन निकालो। उसका रीजन ये है कि बर्गर आता है 50 रुपए का, पिज्जा आता है 500 रुपए का, इनको लगा मैं खिला रहा हूँ। तो बोला जब मिल ही रहा है तो 500 वाले के लिए हाथ खड़ा कर रहा है, 50 के लिए क्यों? कारण तो ये कुणाल जी यही कारण था ना, और कुछ है इसके अलावा? अनिल जी, हाँ अनिल जी, कारण और रिसर्च छोड़िए अनिल जी, पहले बताइए ये सब अनिल जी पिज्जा वगैरह कुछ आप खिलाने भी वाले हैं अनिल जी, या केवल रिसर्च करेंगे अनिल जी? आशीष
सच में अनिल जी, सवेरे पहले इस तरह का मजाक अच्छा नहीं है अनिल जी। आशीष, और टू यू आशीष जी, आशीष की लाएंगे सर। सर रिसर्च बता देता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि पिज्जा में अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। बर्गर और चिकन इस कैटेगरी में ग्रोथ आपको कंपैरेटिवली देखने को मिल सकती है। और जो QSR कंपनीज है, अब इनका भी फोकस डिलीवरी से ज्यादा डाइन इन पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि एक पॉइंट इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस आपको पिज्जा सेगमेंट में देखने को मिलेगा। और भारत की जो दिग्गज कंपनी है जुबिलेंट फूडवर्क्स, डोमिनोज की फ्रेंचाइज है इनके पास। यहां पर अगर आप देखें तो दिक्कत की बात है कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी भी अगर आप देखें तो FY 24-25 एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 70 टाइम पर ये स्टॉक चल रहा है। बड़ा महंगा स्टॉक है, इसके चलते भी 70 है, गजब महंगा है। तो FY 24 भी नहीं, FY 25 के 25 55 पी है, 24 70 है, 24 70 24 70 है। FY 25 एस्टिमेट से 55 है सर, वो भी थोड़ा सा महंगा ही लग रहा है 55 टाइम्स। इसके लिए न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 480 रुपए के लक्ष्य। लेकिन जो बाकी के QSR स्पेस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको मांग में धीमापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सर एक बात है कि पिछले 3 महीनों में आप देखें तो स्टॉक्स में काफी बड़ा रनअप आपको देखने को मिला है। वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड ये स्टॉक देखें करीब 23% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला। देवयानी इंटरनेशनल 20% भाग चुका है। सफायर फूड्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा लैग कर रहा है, 12% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन जैसा कि मान भी रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस आपको पिज्जा कैटेगरी में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स को देखें, केवल पिछले 3 महीने में 6% का रिटर्न दिया है। और QSR स्पेस में सबसे अंडर परफॉर्म करने वाली कंपनी है सिर्फ 6% के रिटर्न के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। पिज्जा वाले स्टॉक्स में थोड़ा मामला है संगीन, बर्गर वाले थोड़े कम गमगीन, ये कह सकते हैं। ये आपके लिए राय है। जैन साहब, आप क्या खरीदेंगे? मुझे तो वेरी फ्रेंकली अनिल जी, इस सेक्टर से बहुत ज्यादा मुझे वो नहीं है। मैं तो बस खाने के लिए तो पिज्जा खाता हूं, बाकी कंपनियां मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। मैं तो हमेशा सेलिंग साइड पे ही रहता हूं जब भी जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात आती है और बर्गर्स में भी। और ओवरऑल मुझे जो डर जो लगता है, इनमें बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। यहाँ पे भी आप हमारे हम जयपुर में देखते हैं अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स, अलग अलग टाइप के बर्गर्स, और कई यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स खुले हुए हैं जो कि अच्छा खासा थ्रेड देते हैं। और उनको वहां पे, जैसे मैं वुड फायर्ड पिज्जा ओवन्स की बात करूं, वहां पिज्जा बनना, अलग अलग वैरायटीज है। तो बहुत मतलब ठीक है, मतलब मुझे वैल्यूएशन सस्ते लगते नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दिस स्टॉक्स। ओके, तो ये है आपके लिए QSR पर जैन साहब की राय। एक खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। उससे पहले एक 10 की कमाई ले लेते हैं हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी बताएं सर। 10 की कमाई में खरीदना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यानी कि GRSE, जो कि मैंने पहले भी SPL मिड कैप में रिकमेंड किया है और जिसमें एज वी स्पीक एक शानदार ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक 530 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। करंट लेवल्स पे खरीदें। अगर कोई डिप मिलता है 5-10 रुपए का, क्योंकि एक हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, तो स्टॉक में पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। 500 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए आज निकल चुका है। 585, 620 ये दो टारगेट आने वाले कुछ हफ्तों में शायद देखने को मिल सकते हैं। GRSE रहेगा मेरी तरफ से आज पिक ऑफ 10 की कमाई के लिए, पोजिशनली खरीदारी के लिए गाइड। 10 की कमाई की पोजिशनल पिक आपके लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, 500 रुपए के स्टॉप लॉस आप करें खरीदारी। आइए, जैन साहब ने भी आज पिक ऑफ द डे के तौर पर भी, आज जैन साहब ने पिक ऑफ द वीक के तौर पर भी इसमें खरीदारी करने की राय दी ही थी। वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, आइए इस कंपनी से करवाते हैं आपकी मुलाकात। रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, वैसे आपको नाम चलेगा कि बच्चों के अस्पताल हैं इनके, लेकिन मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी, इन सारे हॉस्पिटल्स की पूरी चेन है कंपनी के पास में। 6 शहरों में 1650 से ज्यादा बेड वाले 16 अस्पताल है, 3 क्लिनिक है और प्राइवेट हेल्थ केयर में सबसे बड़ा पीडियाट्रिक DNB ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ये कंपनी चलाती है। आइए मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रमेश कांचरला साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। सर ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से पीडियाट्रिक्स में MD की डिग्री हासिल की है। ब्रिटेन में इसी क्षेत्र में काफी लंबा गहरा अनुभव सर का रहा है, स्पेशल ट्रेनिंग भी वहां से आप लेकर आए हैं। 24 साल से ज्यादा लंबा अनुभव है सर का इसी सेक्टर का और मेडिकल स्पेस से जुड़े हुए कई सारे अवार्ड्स भी सर को मिले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले हमने आपको आमंत्रित इसलिए किया कि इस पूरे सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है, स्टॉक्स बड़े आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक बार सेक्टर का पूरा हाल आपसे समझा जाए।
किस तरह का माहौल है सेक्टर को लेकर इस वक्त मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज में, किस तरह का आउटलुक आपको नजर आ रहा है, जरा बताएं सर। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर रमेश कांचरला साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघवी। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। सर जानना चाहता हूं कि इस वक्त हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर किस तरह का आउटलुक है, सेक्टर को लेकर किस तरह का आप आगे ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में? What we have kind of done last year is that was the first year of our listing, and whatever the guidance we have given, we have performed very well. We have perhaps outperformed, and going forward 24. So I would expect that our growth will be high teens, more towards 19-20%. This is what I would expect. So we're going to add a significant number of beds this year, almost 270 beds. So we'll have to see that how the EBITDA is going to play up, because most of the beds are going to come towards the end of the year. So we'll have to see how it's going to play up. But the growth is probably high teens. Okay, we have seen extraordinary growth in your results also, Q4 results, जहाँ revenue 49%, 50% बढ़कर आया है, operating profit 104%, margins 31% और profit 339%, 54 करोड़। सर ये जो Q4 की परफॉर्मेंस है, क्या ये परफॉर्मेंस आगे इस क्वार्टर में और पूरे साल में आप मेंटेन कर पाएंगे? What happened in the Q4 was the last year what we witnessed. Generally, Q4 is slightly lower than Q3. What we have witnessed in the Q4 across the sector, more so with the children, we had a lot of viral infections, especially the virus called adenovirus. Across the country, it's kind of caused a lot of pneumonias. So therefore, a lot of outpatient visits, and also the children got admitted with the pneumonias, which was very unusual. That is mainly because the children were mainly stayed in the house the last 2 years, pandemic years. So they were not exposed to the viral infections, usual viral infections. So when they came out for the schooling and also playgrounds, so the Q4, we have seen that significant viral infections presenting in the more pronounced way, more severe way. Normally the adenovirus infection comes every year, but it's a very trivial and mild infection. Because 2 years of kind of staying away from the normal situations, this virus actually became more potent, almost kind of 5 to 6 times more incidents happened. Because of that more incidents, more children became sick and required admissions. Okay. That was the reason for actually the Q4 being very busy. Okay. Sir, can you tell us what are your current occupancy levels and how you are going to improve it? Okay. Our occupancy levels last year was about 55%. Okay. The occupancy, and the matured units we had clocked about 61%. So this is what actually occupancies we would expect, 55-56%. In the children's hospitals, what happens is we have a very differential areas. Almost 18% of our beds are in the newborn intensive care units, which means there are kind of small incubators and those things. We can't introduce any other patient into that area. Similarly, like isolation areas, pediatric intensive care. So there are many differential areas, unlike multi-specialty, plus seasonal variation. Almost 4-5 months we have a seasonal variation. Usually last 2 months of the Q4 and 2 months of the Q1, the holidays times, exams times. These months actually the occupancies plummets significantly because of this combination of these factors. Our occupancies will be kind of higher. But at the same time, what happens is that so we have a shorter ALOS compared to multi-specialty, which is why I always say that the children's hospital should not be kind of compared with the multi-specialty occupancies, where there is a lot of the stays, which ALOS will be the 4 days, 4.5 days.
And also they have a kind of the patients coming throughout the year. And also they have patients kind of coming from the government segment and significant the sources. So this Children's Hospital is mainly emergency based, and it has certain seasonal trends. Thank you so much, Dr. Kancharla, for taking your time out and speaking to our viewers. धन्यवाद सर आपका हमें अपनी जानकारी देने के लिए। रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, यहाँ पर आपके मैनेजमेंट से हुई मुलाकात। आइए मुलाकात करते हैं एक बार फिर से पालिया साहब से, सीधे साहब से। शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त, पालिया साहब बताएं। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी रियल एस्टेट से प्रेस्टीज एस्टेट। ये स्टॉक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए 615 से 620 तक के। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 520 के आसपास। अगर हम देखें तो स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट किया है, और पूरा ही सेक्टर अगर हम देखें तो एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। जिस तरीके के ब्रेकआउट एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे आते हुए दिखे, हमें लगता है प्रेस्टीज स्टेट को यहाँ पे बाय करना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है 620 630 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, तो प्रेस्टीज स्टेट बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके सिर साहब बताएं सर, आपकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जीएनए एक्सेल्स, जो अभी 796 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक निश प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, और जितने भी लीडिंग ओईएम्स है वो सब इनके क्लाइंट्स हैं, मेनली कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनियां। फिर क्लास 8 ट्रक्स के लिए भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, वहां से जबरदस्त डिमांड यूएस से आ रही है, और इनका एक्सपोर्ट्स भी होता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। और बाकी एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। मार्च तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 34 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में सिर्फ 18 करोड़ का पैट था। अच्छे आरओईज है, फिर डेट इक्विटी रेशियो भी रीजनेबल है 0.26, और एफआईएस डीआईएस भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 14% हिस्सेदारी है, जिसमें एचडीएफसी है, टाटा है, आईडीएफसी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से कंपेयर टू इट्स पीयर्स बहुत सस्ता है, 13-14 के मल्टीपल पे स्टॉक मिलता है। फिर डिविडेंड भी दिया लास्ट ईयर 5 रुपए का। तो ऑल इन ऑल एक गुड क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 825 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 785। ओके तो ये है आपके लिए जीएनए एक्सेल्स, ये स्टॉक जहां पर खरीदारी करने का है। सिटी साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही, तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए आज से आप खरीद सकते हैं। 785 का स्टॉप लॉस, 825 के टारगेट के लिए। धन्यवाद सेठी साहब ये बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक देने के लिए। आइए विदा लेने का वक्त। अच्छा, जय की तरफ से एक जैकपॉट भी आ रहा है, जल्दी से एक बार बिगुल जय बताए। नहीं बिगुल पे देखते हैं। बताए जय। जी खरीदना है आरईसी का 153 का कॉल ऑप्शन, ये ट्रेड कर रहा है 3 रुपए 65 पैसे पे अनिल जी, इसको खरीदना है। पीएफसी कुछ दिनों पहले अनिल जी मैंने रेकमेंड किया था 190 के करीब अनिल जी, आज 200 के पार निकला है पीएफसी। अच्छा मूव वहां पे आते हुए देखने मिला, एक लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट वहां पे आते हुए मिला था, और अब आरईसी में भी एक क्लियर मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज व्हिच कम्स टू 165। सो आरईसी में भी यहाँ से एक अच्छा मूव आपको आते हुए देखने मिल सकता है। डाउन साइड में इसका स्टॉप लॉस अनिल जी होना चाहिए 2 रुपए 40 पैसे का। टारगेट्स इसके बन रहे हैं 5 रुपए 35 पैसे से लेके 7 रुपए 50 पैसे के। 5.35 7.5 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे, और 153 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ओके आरईसी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय जय की तरफ से आती हुई। बाजार 18,600 पर बिल्कुल फुल टाइम पास के मूड में, एकदम कोई काम करना ही नहीं बिल्कुल ऐसे हाल है। वहीं पे और 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी करेक्ट बिल्कुल आराम वाली मुद्रा में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब ये मार्केट इतना आराम कर रहा है तो क्यों न हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी आराम दिया जाए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो थोड़ा ब्रेक के लिए आराम आपको दिया जा रहा है। कुणाल जी, राजेश जी, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब और सैनी साहब और साथ ही साथ जैन साहब, आप सबका भी शुक्रिया सुबह सुबह इस शो में साथ देने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक में जाने से पहले मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।